सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से जो आपका ये मेंस आंसर राइटिंग सेशन की क्लासेस जो अभी शुरू हुई है, और इस मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस के माध्यम से अभी तक के जो वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री साइंस टेक में किस प्रकार से आंसर को लिखा जाए, इन सारी चीज़ों को जो हमने आपको डिस्कस कराया है, उसी सेशन को आज पुनः आगे लेकर आज एक नए टॉपिक पर आंसर राइटिंग सेशन के माध्यम से जो हम यहाँ पर डिस्कस कराने जा रहे हैं वो है आपका शॉर्ट नोट्स को लेकर। 68-69 बीपीएससी से जो ट्रेंड शुरू हुआ है बीपीएससी के माध्यम से, वो था लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना। ये पेपर 1 और पेपर 2 में प्रत्येक सेक्शन से ये कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आप देखेंगे लास्ट ईयर के कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में तो हर सेक्शन से GS1 और GS2 में ना एक 38 नंबर के क्वेश्चन को कई रूपों में उसको फॉरगेट किया गया है, कई रूपों में उसको बांटा गया है। अगर देखा जाए तो उसमें 8-8 नंबर 7-7 नंबर को मिलाकर कुल 5 क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर का तैयार किया गया है। और ये 5 क्वेश्चन जो है वो एक 38 नंबर का जो कम्प्लीटली अगर देखें तो टोटल 38 नंबर का है। ये सबसे ज़्यादा एक तरह से आपके लिए एक चुनौती भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो किस प्रकार से ये चुनौती और किस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी है, हमें आज के सेशन के माध्यम से भी इसे देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम चुनौती अगर देखें तो ये 38 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये आपका टोटल अगर देखते हैं 5 क्वेश्चन लिखने में तो ये आपको वर्ड लिमिट 500 से 600 वर्ड चला जाएगा अगर आप टोटल क्वेश्चन को टच करते हैं तो। यानी 8 और 7 अगर करके अगर लिख रहे हैं तो लमसम 500 से 600 के बीच में ये टोटल वर्ड जाएगा और उसमें जाकर आपका टोटल मार्क्स 38 नंबर का बनता है। जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो वो 400 साढ़े 400 वर्डों में ही आपका 38 नंबर का मार्क्स बन जाता है। यानी 100 वर्ड अगर आप देखें तो ये शॉर्ट नोट्स में 100 वर्ड जो है वो आपके लिए ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए एक चुनौती है कि 3 घंटे में 100 वर्डों का बढ़ना ये थोड़ा बहुत चुनौती हो जाएगा, क्योंकि 100 वर्ड अगर बढ़ रहा है तो टाइम टेकन भी लगेगा। अवसर किस प्रकार से है तो आप 38 नंबर में अगर सबसे बेस्ट से बेस्ट अगर परफॉर्मेंस करेंगे तब जाकर आपको 22-23 नंबर मिलेगा, जो एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाता है 38 नंबर में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये 8-8 नंबर का जो आपका आधार है, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा लिख दें, यानी एवरेज से थोड़ा अगर आप अच्छा नंबर लिख देते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4.5-5 नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एवरेज यहाँ पर आपका नंबर निकल कर आ रहा है 22-23, जबकि वहाँ पर 38 नंबर में स्टैंडर्ड नंबर माना जा रहा है 22-23। तो इस हिसाब से अगर हर सेक्शंस में अगर ये ABC करके शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन है, अगर हर सेक्शन से अगर 4-5 नंबर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बेहतर माना जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये एक अवसर भी है और ये एक चुनौती भी है। तो इस सेशन के माध्यम से इस अवसर और चुनौती को कैसे टैकल किया जाए ये हमें सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये बेसिकली इसी पर हमें फोकस करना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाए। यानी कि ये जो शॉर्ट नोट्स जो अभी एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड शुरू हुआ है 69 बीपीएससी में, और ये 68 और 69 बीपीएससी से जो आया है 70 बीपीएससी में भी ये पूछा गया है, और उम्मीद है कि 71 बीपीएससी में भी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो GS1 है या GS2 में है। तो इस सेशन में हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से जो PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसे हमें डिस्कस करना होगा कि ऐसे शॉर्ट नोट्स का फ्रेम, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, क्या कंटेंट डालना चाहिए और किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक के जो हमने सेशन लिया है उसमें हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, फ्लोचार्ट, डायग्राम कैसे बनाया जाए इस पर हमने डिस्कस कराया था, और आज के सेशन के माध्यम से हम शॉर्ट नोट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो शॉर्ट नोट्स का जो थीम होना चाहिए, जो अगर हम बात करें ये शॉर्ट नोट्स का तो आप ट्रेंड देखिएगा तो 1 2 3 4 5 टोटल। अगर इस हिसाब से आप देखिएगा तो 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर
7 नंबर, इस हिसाब से अगर देखिएगा तो आपका 38 नंबर यहाँ पर टोटल आ जा रहा है। 38, 24 और 14, 38 नंबर जो है ये आपका बन रहा है। ये 34 38 नंबर में अगर आप देखें, अगर बेहतर से भी अगर लाएं तो यहाँ से हर क्वेश्चन से भी अगर आप देखते हैं तो 4 से 5.5 नंबर जो है वो आप लाने का प्रयास एवरेज में कर सकते हैं। यानी यहाँ 38 में आपका नंबर जो है वो 25 नंबर आने की संभावना ज़्यादा है, जो कि एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाता है और आराम से इसमें आप ले लीजिएगा। लेकिन वही 38 नंबर अगर लॉन्ग क्वेश्चन का अगर बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन का, वहाँ 38 में एवरेज मार्क्स आपका आया था 19, 18, 20, इस तरह से आपका ये एवरेज मार्क है। और यहाँ पर ये एक एवरेज हम बता रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर एज कितना ले रहे हैं, यानी यहाँ एवरेज लिख कर आप 6 से 7 नंबर आप हर सेक्शन में उठा रहे हैं। और यहाँ एवरेज लिख कर आप कितना नंबर ला रहे हैं, 18 से 20 नंबर। ये 20 तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। ये यानी 7 नंबर जो है इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा लाने की संभावना रख सकते हैं। GS1 में भी आप इस तरह से क्वेश्चन उठा सकते हैं, GS2 में भी आप इस तरह से क्वेश्चन उठा सकते हैं, जिसके हिसाब से हर पेपर में अगर इस तरह से 3 सेक्शन में अगर आ जाए, पॉलिटी में भी आप देखिएगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, साइंस टेक में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्रीज में भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। यानी हर सेक्शन से अगर आप इस तरह से उठा रहे हैं तो एवरेज 20 से 21 नंबर GS1 और GS2 में आप लीड ले रहे हैं। यानी हर पेपर में हर सेक्शन से GS1 GS2 में हर मिलाकर अगर हर जगह से अगर 7-7 नंबर 6-6 नंबर भी अगर हम मान के चल रहे हैं, 6-6 नंबर भी अगर ले रहे हैं, तो आप GS1 और GS2 में इस शॉर्ट नोट्स से लॉन्ग क्वेश्चन के कंपैरिजन में आप 18 से 20 नंबर जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, जो आपके आंसर के लिए, जब आपके सिलेक्शन के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इस क्वेश्चन को तो छोड़े नहीं, इस क्वेश्चन को डील जरूर कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करें, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप क्वेश्चन में आप देखिएगा सीधे ये लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त निबंध लिखे या कभी टिप्पणी लिखे, शॉर्ट नोट्स ऐसे लिखा रहता है। और इस हिसाब से आप क्वेश्चन में देखिएगा सीक्वेंस में आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा, जैसे पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, चंपारण, संथाल, इस तरह से क्वेश्चन लास्ट ईयर में इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये सारा 1858 का अधिनियम, ऐसे तमाम जो है वो लास्ट ईयर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, 8-8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन, कोई भी इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कैसे लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नील आंदोलन को ले लेते हैं, अगर हमें इस नील आंदोलन को शॉर्ट नोट्स में अगर लिखना हो तो हम इसका आंसर फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं इसको समझिएगा। यानी कि लास्ट ईयर में ये जो क्वेश्चन एक पूछा गया था नील आंदोलन 8 नंबर का, इस नील आंदोलन को 8 नंबर के हिसाब से, 8 नंबर के हिसाब से हमें कैसे लिखना होगा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमारा, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर भी हमारा इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन का भी एक पार्ट होना चाहिए, वो भी शॉर्ट में। इस क्वेश्चन में मेन बॉडी का भी पार्ट होना चाहिए, मेन बॉडी का भी एक पार्ट होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपका कंक्लूजन का भी एक पार्ट होना चाहिए। यही है आपका शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स का स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस प्रकार से। और ये सारे स्ट्रक्चर का वर्ड लिमिट हमने आपको बताया था कि ये वर्ड लिमिट 80 से 125 शब्दों में ही होना चाहिए। ये एक आइडियल वर्ड माना गया है। इस वर्ड में अगर लिखते हैं तो आप 3 घंटे में सारे पेपर को भी टच करने की संभावना रख सकते हैं। अब ऐसे में हमें शॉर्ट नोट्स में किस प्रकार से लिखना होगा, तो इसको समझने के लिए हम एक इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन में हम कई सारे चीज़ जो है वो शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा बहुत ब्रीफली अगर हम नील आंदोलन के बारे में अगर हम भरबली अगर चर्चा करें तो इसको पहले सुन लीजिएगा कि नील आंदोलन
भारतीय किसानों का पहला आंदोलन रहा, जो किसानों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो मुख्य रूप से तिनकठिया पद्धति के खिलाफ बंगाल क्षेत्र में 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन रहा है, जिसमें कई सारे बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका भी रहा है। बुद्धिजीवी वर्गों ने खुलकर इस आंदोलन का सपोर्ट किया और परिणामतः जो है वो नील आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत बंगाल क्षेत्र से नील की खेती करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको नील आंदोलन को बताया। अब इस नील आंदोलन को हम इंट्रोडक्शन में कौन सा पार्ट में डालें, मेन बॉडी में कौन सा पार्ट में डालें और कंक्लूजन हम क्या निकालें, इस पे हमें समझना होगा। ये सभी चीज़ 80 से 125 वर्डों में हमें लिखना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो चूंकि ये एक क्षेत्र विशेष है, तो हमें क्षेत्र विशेष के रूप में इंट्रोडक्शन में क्षेत्र विशेष वाला पॉइंट भी डालना होगा। क्योंकि ये एक निश्चित कालखंड वाला रहा है, तो इंट्रोडक्शन में कालखंड वाला भी पॉइंट डालना होगा। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी रहा है, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को भी पॉइंट में हमें डालना पड़ेगा, ये सभी चीज़ों को लेकर। तो ये सभी आधार आपको 15 से 20 शब्दों में होना चाहिए। ये 15 से 20 वर्ड में आपका ये आधार निकल कर आना चाहिए। ये अब इस आधार को अगर हम देखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिला में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, विष्णु विश्वास द्वारा तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ शुरू आंदोलन, शुरू आंदोलन। आप देखिएगा कि ये लमसम जो है ये आपका 15 से 20 शब्दों में एक इंट्रोडक्शन बेहतर बना हुआ है। जैसे वर्ड लिमिट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्टली अगर देखें तो 15 से 20 शब्दों में ये आपका एक इंट्रोडक्शन जो है वो आपका इंट्रोडक्शन बना हुआ है। तो ये इन सारे आपका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आप इसको इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बता देना है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन का आधार निकल गया। आप इंट्रोडक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट को हटा कर भी। जैसे अगर इंट्रोडक्शन को अगर देखें तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि नील आंदोलन भारतीय किसानों के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था, जो बंगाल के नदिया जिला में तिनकठिया पद्धति के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन रहा। आप ऐसे भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या विष्णु विश्वास और क्षेत्र के नाम लेकर भी आप दे सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत चलेगा और बेहतर इतना में अगर लिखते हैं तो 1 से 1.5 नंबर तो आपको इंटरव्यू में ही इंट्रोडक्शन में ही आपको मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन का ये सारे पॉइंट है, ये आधार पे निकल के आता है। अब इसके अलावा अगर देखें तो मेन बॉडी में हमें लिखना क्या होगा, तो इस मेन बॉडी में हमें बेसिकली इसके नेचर को बताना होगा, यानी नील आंदोलन का क्या नेचर रहा है उस पर हमें डिस्कस करना है। तो इसके अगर नेचर के रूप में अगर देखें तो कई सारे पॉइंट जो है ये आपका निकल कर आएगा और ये सभी पॉइंटों को अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपका 50 से 60 शब्द निकल कर ही आएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें इतना ही वर्डों में इसको लाना है, इसलिए आप प्रयास कीजिए इसको पैराग्राफ के माध्यम से ना लिखकर पॉइंट के माध्यम से लिखकर। जैसे आप बता दीजिए कि ये पहला किसान आंदोलन रहा, पहला किसान आंदोलन रहा, भारतीय किसानों का ये पहला किसान आंदोलन रहा, जिसमें कुछ लोगों की भूमिका, जिसमें जो देखें तो जिसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्गों की भी भूमिका रहा, बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका में सम एग्जाम्पल पुट कर दीजिए। जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका, हरीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका, या आप इसमें मेंशन कर सकते हैं दीनबंधु मित्र की भूमिका,
इनका सारा रोल बताइए। हरीश चंद्र मुखर्जी ने आंदोलन को लेकर अपने समाचार पत्र हिंदू फैक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कीजिए। हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र में आंदोलन का सपोर्ट किया। तो दीनबंधु मित्र ने आंदोलन को लेकर नील दर्पण की रचना रची। ये सारे चीज़ों का फैक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास के द्वारा किसानों को दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा किसानों को संगठित करने का प्रयास और इनके द्वारा एक सशक्त रूप से प्रतिरोध किया गया, और प्रतिरोध का परिणाम जो है वो निकल कर आया आपका 1860 में नील आयोग का गठन। तो जब ये आप भाषाई रूप दीजिएगा तो ये आपका मेन बॉडी का पार्ट निकल कर आएगा, और नील आयोग के माध्यम से बंगाल में तीन कटिया पद्धति की समाप्ति, तीन कटिया पद्धति की समाप्ति हो गई। तो ये जितना अगर बता रहे हैं, ये सभी आप पॉइंट को ये सभी कंटेंट को अगर आप लिख रहे हैं तो आपका वर्ड लिमिट जो है एकदम आपका 50 से 60 शब्दों में आ जाएगा, यानी टू द पॉइंट आप आंसर लिख रहे हैं। कोई भी आंसर से हटकर आप जवाब नहीं दे रहे, एकदम फैक्ट भी डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी डाल रहे हैं, तो ये सारे मेन बॉडी का पार्ट निकल कर आता है। और देन अगर कंक्लूजन देखें तो हमने आपको बताया, तो कंक्लूजन एज इट इज आपका वर्ड लिमिट वही 15 से 20 शब्द में होना चाहिए। और कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि नील आंदोलन का प्रतिफल नील आयोग का गठन, जिसके तहत तीन कटिया पद्धति की समाप्ति, और यह आंदोलन जो है वो भविष्य के अन्य क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया। जैसे इस आंदोलन से ही प्रेरित होकर बंगाल क्षेत्र में पावना विद्रोह की भी शुरुआत देखा गया, जो किसानों से संबंधित ही आंदोलन रहा। तो एक कंक्लूजन आप इसको दीजिएगा कि 1873-76 में जो है वो पावना विद्रोह का भी रूपरेखा जो है ये इसी क्षेत्र में है। तो ये कंक्लूजन जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन जो है वो आप निकाल रहे हैं, जो आपके आंसर का निकल कर आता है। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने नील आयोग के बारे में डिस्कस कराया। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल जो है, जैसे कि हाँ, एक अनाउंसमेंट मैं फिर से करना चाह रहा हूँ कि आपकी बैच जो है वो बैच अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से ये प्रज्ञान बैच जो है वो 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इनरोल करवा लिए हैं अभी तक में, सभी सारे चलो हैं। कुछ लोगों को ये क्वेरी है कि सर ये तो 71 बीपीएससी के लिए आप बैच ला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम्प्लीटली आपका बीपीएससी ओरिएंटेड मेंस क्लासेज है, जिसमें 71 और 72 और आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि केवल गेस वाला पढ़ाई होने जा रहा है। ये गेस वाला कोई नहीं है कि सिलेक्टेड टॉपिक लेकर पढ़ा दे और हो जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेगी। इस क्लासेस में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो लड़कों की कई तरह की समस्या जो है आंसर राइटिंग को लेकर है, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें सारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो अपने अपने सेशन के माध्यम से आंसर राइटिंग प्रोग्राम और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लासेस जो वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें थ्योरी बेस्ड क्लासेस भी रहेंगे, डायग्राम बेस्ड क्लासेस भी रहेंगे, फ्लो चार्ट बेस्ड क्लासेस भी रहेंगे, आंसर फॉर्मुलेशन की भी क्लासेस रहेंगे कि कैसे कैसे आंसर का फॉर्मुलेशन किया जाएंगे, आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाएगा। ये सारे जो है वो अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो इस पर डिस्कस करेंगे। तो 8 अक्टूबर से जो है वो आपका ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें कंप्लीटली GS1 और GS2 के टॉपिक जो है वो कवर कराया जाएगा। इस बैच में एक फैसिलिटी और मिल रहा है कि हमारे साथ फैकल्टी के अलावा जो है वो मेंटोर्स भी कुछ जुड़ रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। जैसे डॉक्टर नवल कुमार जो है, जिनका अध्यापन के क्षेत्र में कई सालों का इनका अनुभव रहा है, ये आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। सुशील माधव जी आपका जो बीपीएससी रैंक 2 सेलेक्टेड है, इनका भी मेंटोर में ये अपने आप को जोड़ेंगे। प्रशांत यादव जी भी ये 65 बीपीएससी में सेलेक्टेड है। मयंक चौधरी जी जो 68 और 69 बीपीएससी में सेलेक्टेड है। अभिषेक जी जो 68 बीपीएससी में सेलेक्टेड है। ये सभी लोग आप लोगों के साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से ये आपको हर प्रकार की तैयारी के दौरान ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके आंसर को इम्प्रूव किया जाए, कैसे बुक पढ़ा जाए, इन सारे टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, पीटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पीटी और मेंस को दोनों साथ में लेके तैयारी करनी चाहिए। ये सभी चीज़ जो है ये मेंटोर्स जो है वो आपको बताएंगे। इनके अलावा फैकल्टी भी मेंटोर्स के रूप
में ये कार्य करते रहेंगे। तो इस बैच से जल जुड़ना ना भूलें। 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। बैच का नाम आपका प्रज्ञान बैच है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व भी हो चुके हैं और आप भी इसमें इन्वॉल्व होकर 8 अक्टूबर से इस बैच को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपका सारी क्लासेस चलेगी। इसके अलावा विकास सर का एक स्पेशल जो है वो साइंस टेक की क्लासेस भी इसमें लाया गया है। जो आप अगर जो साइंस टेक सिर्फ करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स को भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये भी कोर्स जो है वो आपके समक्ष उपलब्ध है। तो ये सभी चीज़ जो है वो अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जल्द से जल्द उस एकेडमी में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं और आ रहा हूँ शॉर्ट नोट्स को लेकर। ये है आपका संथाल विद्रोह में। जैसे हमने एक इस क्वेश्चन पे हमने कई चीज़ों के आयामों से डिस्कस कराया था, तो इसी तरह से अगर हमको इस पे अगर शॉर्ट नोट्स लिखना है संथाल विद्रोह में, तो हमने आपको बताया कि वर्ड लिमिट मेरे पास वही है 80 से 125 वर्ड। अब इस 80 से 125 वर्डों में परिचय, तो परिचय में हमें उसी हिसाब से परिचय में पॉइंट डालना होगा। परिचय में क्षेत्र का पॉइंट डालना होगा। परिचय में वर्ष का पॉइंट डालना होगा। परिचय में नेतृत्वकर्ता का पॉइंट डालना होगा। ये सभी चीज़ जो है वो आपका परिचय का आधार बनेगा। और इन सारे चीज़ों को लेकर अगर हम परिचय बनाते हैं तो इस परिचय में लिख सकते हैं कि 1855-56 में भागलपुर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में, दो और भी थे, भैरव और चांद, सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में औपनिवेशिक नीति के खिलाफ शुरू हुआ सशक्त प्रतिरोध। के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरोध या नीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ विद्रोह। के विरुद्ध शुरू हुआ विद्रोह। तो आप इस प्रकार से इसका एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, जो लमसम आपका 15 से 25 शब्दों के बीच में ये आपका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये एक बेहतर ये वर्ड माना जा सकता है। अब इसके अगर हम स्वरूप पे अगर मेन बॉडी में बात करें तो इसके मेन बॉडी में हमें वही सारी चीज़ों को बताना है जो संथाल विद्रोह की विशेषता को दर्शाता है। जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि विभिन्न शोषककारी नीतियों के खिलाफ, यानी कि इसमें मुख्य भाग में थोड़ा बहुत तो कारण बताना ही पड़ेगा एक आध लाइन के माध्यम से, और साथ ही साथ इस पर हमें स्वरूपों पर भी चर्चा कर ही देना होगा। और ये सारे चीज़ों को हमने आपको बताया है कि ये पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो बेहतर होगा। जैसे अगर हम बताएं तो इसे बताएं कि विभिन्न औपनिवेशिक नीति जैसे शोषककारियों का प्रवेश होना, विभिन्न भू राजस्व नीतियों का आरोपण, अलग अलग करों का आरोपण, मिशनरियों का प्रवेश, ये संथाल असंतुष्टि को दर्शाता है। परिणामतः सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसकी निम्न विशेषता इस प्रकार से रही है। अब इसके बाद इसको बता दीजिए विशेषता के रूप में। ये सब भी अपने आपको पिछले क्लास में भी डायग्राम फ्लो चार्ट में बताया था। पुनर्स्थापनावादी, हिंसक स्वरूप, मसीहावादी प्रवृत्ति, क्षेत्रीय स्तर का विद्रोह, महिलाओं की सहभागिता इत्यादि जो है इस विद्रोह का ये स्वरूप रहा। ये सभी इसके स्वरूप मेन बॉडी का ही पार्ट निकल कर आ रहा है, इसलिए हमारे पास वर्ड कम है तो इसी हिसाब से टू द पॉइंट हमें लिखना होगा। और देन जाकर हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सशस्त्र प्रतिरोध के समक्ष संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, और संथाल विद्रोह को दबाने के पश्चात संथाल असंतुष्टि को कम करने के लिए संथाल नन रेगुलेशन एक्ट और पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया, जैसे इनके क्षेत्र की माझी व्यवस्था के साथ ही साथ आप इसको एंड कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं यह विद्रोह जो है वो भविष्य में अन्य जनजातीय आंदोलन के लिए प्रेरणा बना, और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति भी इस विद्रोह से प्रेरित रहा। आप इसको भी कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ये सारे चीज हमने कंक्लूजन की क्लास में आपको बताया था कि कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। ये ऑप्टिमिस्टिक संथाल विद्रोह में आप इस प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक डाल सकते हैं, जो आपको 15 से 20 शब्दों में भी हो सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको बढ़ा सकते हैं।
तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में हमने आपको 2 क्वेश्चन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक नील आंदोलन को लेकर और एक आपको हमने आपको बताया संथाल विद्रोह को लेकर। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपसे शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉसिबिलिटी और बन जाए कुछ क्वेश्चनों को लेकर, जो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करवा सकते हैं। जैसे शॉर्ट नोट्स में कई सारे पॉसिबिलिटी है जो आपके इस बार 71 बीपीएससी में पूछने की संभावना है। जैसे शॉर्ट नोट्स में अगर देखें तो एक पॉसिबिलिटी इसका भी बनता है कि अभी आने वाले समय में पावना विद्रोह भी आपसे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछा जा सके। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अगर देखें तो मोपला विद्रोह भी आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट के हिसाब से अगर देखें तो 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट भी आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट के हिसाब से अगर देखें तो 1919 का एक्ट भी आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से देखें तो बारदोली सत्याग्रह भी आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बन सकता है। जो ये सभी जो है वो आपके जब ये क्लासेस शुरू होगी उन सारे क्लासेस में ऐसे सारे टॉपिकों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको डिस्कस कराया जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को तैयार कर किया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये सब क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स वाला जो ये सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट नोट्स में आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया। जैसे शॉर्ट नोट्स में हमने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स में मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के हर चीज़ों पर आपको फोकस करना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन है। और ऐसे शॉर्ट नोट्स को आपको निरंतर तैयार करना चाहिए ताकि एक बेहतर आंसर आप लिखें। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन शॉर्ट नोट से रिलेटेड था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कराया। मैं पुनः आपको एक बार अनाउंस करने जा रहा हूँ कि 8 अक्टूबर से अगस्त्य जीएस एकेडमी के माध्यम से प्रज्ञान बैच लाया जा रहा है, जो फुल्ली मेंस ओरिएंटेड बैच है, जिसमें आंसर राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की प्रयास किया जा रहा है। थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी, जिसमें फैकल्टी के अलावा मेंटोर्स जो सिलेक्टेड पर्सन जो है वो अपने अनुभव को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से किया, कैसे प्रीलिम्स में वो बार बार फेल होते थे और कैसे प्रीलिम्स को उन्होंने पास किया, क्या क्या कमियां रही प्रीलिम्स में, वो सारी चीज़ों पर वो फोकस करेंगे। मेंस पे वो बताएंगे कि जब उनका प्रीलिम्स निकला तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल सिलेक्शन कैसे प्राप्त कर लिया। यानी एक होलिस्टिक अप्रोच को ये आपके मेंटोर्स के माध्यम से, फैकल्टी के माध्यम से ये डिस्कस कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस बैच को जुड़िए। मैं फिर से अनाउंस करने जा रहा हूँ कि 8 अक्टूबर से ये प्रॉपरली आपकी बैचेस शुरू होगी GS1 और GS2 को लेकर। और अगले वीडियो में हम आंसर राइटिंग सेशन के दौरान कुछ और चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कई चीज़ों पर जो अभी हमने कुछ चीज़ों पर बताया था वो अभी हमने जैसे शॉर्ट नोट्स लिखने के बारे में बताया, लास्ट सेशन में हमने फ्लोचार्ट डायग्राम के बारे में बताया, उससे पहले मेन बॉडी और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन जैसे चीज़ों पर डिस्कस कराया। उसी प्रकार से आने वाले सेशन में हम टेलवर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टेलवर्ड्स क्या होता है, टेलवर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन का डिमांड को कैसे पूरा किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर नेक्स्ट सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।